नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात सरकार ने दिया फीस नहीं लेने का आदेश तो नाराज स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन कक्षाएं। जी हां दोस्तों, गुजरात में कई निजी स्कूलों ने गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी हैं। ऐसा राज्य सरकार के उस आदेश के बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि जब तक स्कूल फिर से खुल नहीं जाए उन्हें छात्रों से फीस नहीं लेनी चाहिए। पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में गुजरात सरकार ने इस महामारी के मद्देनजर स्कूल बंद रहने तक स्ववित्त पोषित स्कूलों को छात्रों से ट्यूशन शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों को शुल्क में बढ़ोतरी करने से भी मना किया गया है। इस कदम से नाखुश होकर गुजरात के लगभग 15,000 स्वपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक यूनियन ने ऑनलाइन कक्षा रोकने का फैसला किया है। स्ववित्त पोषित स्कूल प्रबंध संघ के प्रवक्ता दीपक राजगुरु ने गुरुवार को कहा है कि राज्य के लगभग सभी स्ववित्त पोषित स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का जारी हुआ आदेश। जी हां दोस्तों, महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन का आखिरी रास्ता भी साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को युद्धक इकाइयों के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम के साथ ही सेना के शीर्ष पदों पर अब महिलाओं की तैनाती भी की जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सेना अधिकारियों को सेना के सभी 10 इकाइयों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। इसके हिसाब से अब आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियरिंग, सैन्य एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्पस, ऑर्डिनेंस कॉर्पस और इंटेलिजेंस कॉर्पस में स्थायी कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का चीन को सख्त संदेश, एलएसी पर कोई भी बदलाव मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर शांति एवं स्थिरता कायम रखना चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। भारत उम्मीद करता है कि चीन पक्ष पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटाने में ईमानदारी बरतेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि विमर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र के ढांचे के तहत भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर की एक और दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि समीपवर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम रखना हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। इसलिए यह हमारी उम्मीद है कि विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप चीन पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों से पूरी तरह हटने और तनाव कम करने तथा पूर्ण शांति एवं स्थिरता बहाली के लिए हमारे साथ ईमानदारी से काम करेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव 2021 की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी, टीएमसी में किए बड़े फेरबदल। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की है। उन्होंने युवा और नए चेहरों को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पार्टी की एक बैठक में ममता बनर्जी ने 21 सदस्यों की एक नई प्रदेश समिति और 7 सदस्यीय एक कोर समिति की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इससे पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि 2021 में भी तृणमूल का झंडा लहराएगा और राज्य में सत्ता में आने का बीजेपी का सपना चूर चूर हो जाएगा। आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में 40.5% मत पड़े थे और फिलहाल विधानसभा में उसके 6 विधायक हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी, दिव्यांगों को अब 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना में बदलाव किया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया कि दिव्यांग व्यक्ति को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार या गरीब रेखा से नीचे परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय नागरिकता की चाहत में रोहिंग्या बन रहे हैं ईसाई, केंद्र सरकार हुई सतर्क। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून का एक तबका विरोध कर रहा था। दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन का केंद्र था। उसके साथ देश के अलग अलग हिस्सों में आवाज उठी, लेकिन मुस्लिम समाज के एक तबके को उस कानून में अपने लिए उम्मीद नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या और अफगानी मुसलमान ईसाई धर्म अपना रहे हैं। दरअसल सीएए के तहत जो लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं, उनके लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार को जो जानकारी मुहैया कराई है उसके मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाले कम से कम 25 मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। 2009 में संसद में नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों को मानने वालों के लिए नागरिकता कानून आसान बनाया गया था। पहले किसी शख्स को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन इसमें अब परिवर्तन कर भारतीय प्रवास के लिए 1 साल से 6 साल तक का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मध्यम आय वर्ग के लिए बनेंगे 60,000 सस्ते मकान, 21 परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। जी हां दोस्तों, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग के तहत अब तक 81 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 60,000 मकान बनाने के लिए 8,767 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु में 10 परियोजनाएं, पुणे में 7, मुंबई में 27, एनसीआर में 26 तो चेन्नई में 3 परियोजनाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई कैपिटल मार्केट, एसबीआई सीएपीएस वेंचर लिमिटेड के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि इन 81 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 7 परियोजनाओं के लिए कई स्तर पर भुगतान भी शुरू हो चुका है। सभी परियोजनाएं देश के छोटे बड़े शहरों में फैली हुई है। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एमएमआर, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, करनाल, पानीपत, लखनऊ, सूरत, देहरादून, कोटा, नागपुर, जयपुर, नासिक, चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग के लोगों को नागरिकता देगा ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, लंदन स्थित चीनी दूतावास ने ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल के हांगकांग के लोगों को ब्रिटेन की नागरिकता से संबंधित ऐलान को चीन के आंतरिक मामलों में दखल बताया है। दरअसल प्रीति पटेल ने बुधवार को कहा था कि हांगकांग के वो सभी निवासी जिनके पास ब्रिटेन का ओवरसीज वीजा है, अगले साल जनवरी से ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने के योग्य माने जाएंगे। चीनी दूतावास से जारी बयान में बीजिंग ने कहा है कि अगर ब्रिटेन ने यह फैसला नहीं बदला तो वह उन्हें चीन की कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए। चीनी अधिकारी के मुताबिक इस फैसले का ऐलान करके ब्रिटेन अपने ही किए गए वादे से मुकरा है, जिससे ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चीनी दूतावास की ओर से यह भी कहा गया है कि चीन ब्रिटेन से अपील करता है कि वो हांगकांग के जमीनी हालात को समझे, जिसके तहत उस क्षेत्र को चीन को सौंपा गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 100 ट्रेनें बंद कर सकता है रेलवे, टाइम टेबल में भी होगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर बड़ा सुधार करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल तैयार कर रहा है, जो अब जल्द ही सामने आ सकता है। हालांकि इस महामारी से उपजे हालात के बाद ही यह लागू होगा और जब तक इस महामारी का खौफ बना रहेगा, रेलवे की तरफ से मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। आमतौर पर रेलवे का नया टाइम टेबल जुलाई से अगले साल जून तक लागू होता है। फिर भी मौसम और ट्रेनों की संख्या में हुई बदलाव के बाद नया टाइम टेबल लागू होगा।
लेकिन कई बार हालात के मुताबिक टाइम टेबल लागू होने के पीरियड में बदलाव भी होता है, जैसे इस साल इस महामारी की वजह से देखा जा सकता है। वहीं रेलवे ऐसी कई ट्रेनों को बंद कर सकता है जिनकी कोई मांग नहीं है, यानी ट्रेन की आधी से ज्यादा सीटें खाली ही रहती है। इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मुसाफिरों के लिए विकल्प के तौर पर दूसरी ट्रेन उपलब्ध है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक देश भर में ऐसी 100 से ज्यादा ट्रेनें बंद की जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा के बाकी हिस्से और बिहार के कुछ भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, रायलसीमा, तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई क्षेत्र, झारखंड, उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन लगा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ब्रेक। जी हां दोस्तों, देश में आज डीजल की कीमत लगातार तीसरे दिन स्थिर रही। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 3 हफ्तों में डीजल की कीमत में कई बार इजाफा किया है। वहीं पेट्रोल की कीमत स्थिर बने रहने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि जून में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से 1.21 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल का भाव 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। भारत में इस वजह से बिक रहा है अब तक का सबसे महंगा सोना। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की वजह से दुनिया भर में सोने की कीमतें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसी का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। बुधवार की जोरदार तेजी के बाद अब गुरुवार को भी सोने की कीमतें नए शिखर पर पहुंच गई। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमतों में 502 रुपए की तेजी आई, जिससे 10 ग्राम सोने का भाव 51,443 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 69 रुपए की गिरावट आई है, जिससे इसका नया भाव 62,829 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। इसे लेने के लिए किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से रोजगार और बिजनेस प्रभावित हुए हैं। लोगों को काम दोबारा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है। बैंक के लंबे प्रपोजल और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबारियों से जुड़े लोगों को तुरंत 10,000 रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी व आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी। चंपारण में 2 बांध टूटे, दर्जनों गांवों में मची तबाही। जी हां दोस्तों, उत्तर बिहार की नदियों में उफान से बड़ा कटाव के विस्थापन की समस्या और विकट होती जा रही है। गुरुवार को भी बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक सहित अधिकांश छोटी पहाड़ी नदियां भी कई जगहों पर लाल निशान से ऊपर बहती रही। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से हजारों लोग विस्थापित हो गए। लोगों ने सामुदायिक भवन, स्कूल, बांध व NH पर शरण ले रखी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 5G आईफोन की लॉन्च डेट हुई तय। जानिए क्या होगी कीमत और फीचर्स। जी हां दोस्तों, एप्पल के आईफोन 12 को लेकर खुलासा हुआ है कि कंपनी
LTE मॉडल को अक्टूबर में लॉन्च करेगी, जबकि 5G मॉडल को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। जापानी साइट मैक ओटाकारा की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस महामारी के कारण सितंबर में iPhone 12 को लॉन्च करने की योजना को टाल दिया गया है। अपने iPhone 12 सीरीज के तहत एप्पल की योजनाएं 4 नए आईफोन को पेश करने की है, जिसमें 2 प्रीमियम वेरिएंट्स भी शामिल हैं। iPhone 12 Pro 6.1 इंच या 6.7 इंच साइज में आएगा और इसमें एक हाई रिफ्रेश रेट के साथ 120 हर्ट्ज प्रमोशन डिस्प्ले के होने की संभावना है, जैसे कि अभी iPad Pro में देखा गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।